हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। हम बीए पार्ट सेकेंडर की भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने पूर्व में भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझा और भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक नंबर पर हमने देखा लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान जिसमें सर्वोच्च और अंतिम जनता थी और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना से ये स्पष्ट हो रहा था कि शासन पूरी तरह से जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। इस प्रकार जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जो आधार तैयार हुआ, उस शासन व्यवस्था में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया गया था। 2 नंबर पर हमने देखा लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान। भारतीय संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के तय समय के अनुसार 9 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को बनाकर के तैयार किया, जिसमें संविधान निर्माण सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन सभी आदर्शों को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया और उसको बना करके 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं जो प्रस्तावना के माध्यम से स्पष्ट कर रहे थे, अब हम आगामी जो इसकी विशेषताओं का जो अध्ययन कर रहे हैं, इन विशेषताओं के अंतर्गत भारतीय संविधान से संबंधित अनेक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत भारतीय शासन व्यवस्था से लिए जाते हैं। इसमें तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। भारतीय संविधान की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, इसके प्रत्येक शब्द में गहरा भाव छुपा हुआ है और इन गहरे भावों के माध्यम से हम भारतीय संविधान की नैतिकता को, उसकी जो वास्तविकता की जो भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं को हम क्या कर सकते हैं, इनके माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण का मतलब है सारा और प्रभुत्व का मतलब है अधिकार। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब ये है कि भारत का जो
शासन होगा, भारत का जो संविधान होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। इसका मतलब है कि पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और उसकी स्वतंत्रता के लिए उसकी जो निर्णय शक्ति है, उसकी निर्णय पर स्वतंत्रता ली गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यहाँ पर स्वतंत्र निर्णय लेने से लिया गया है। इसका मतलब है कि भारत देश आंतरिक और बाह्य मामले में, आंतरिक का मतलब अपने आंतरिक मामलों में गृह क्षेत्र, अपने जो देश के अंदर बने हुए कानून के संबंध में, और बाह्य का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। बाह्य का मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। ये दो बातें हैं। संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण का मतलब सारा, प्रभुत्व का मतलब अपना स्वयं का, संपन्न का मतलब संपन्न होगा। इसका मतलब है कि भारत आंतरिक और बाह्य स्तर पर अपनी स्वतंत्र नीति के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार उसे बाह्य दबाव से अपने देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामलों में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका मतलब साफ दृष्टि से यह है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब एक आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र निर्णय लेने से है। इस प्रकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का उद्देश्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होना है और किसी भी प्रकार से बाह्य शक्ति है उसके नियंत्रण में रहकर के कोई भी निर्णय नहीं लेगा। इस प्रकार इसका उद्देश्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। अब अगर हम बात करें कि इसी से संबंधित हम यह प्रश्न करें कि क्या 1947 से पहले, क्या 1947 से पूर्व भारत एक राज्य था? 1947 से पूर्व भारत एक राज्य था? ये आपको प्रश्न करना है। और इसके अंतर्गत ये है कि 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक राज्य को होने के लिए उसके 4 तत्व होने आवश्यक हैं। जैसे उसके पास में सबसे पहले निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसके पास में सरकार होनी चाहिए, उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होनी चाहिए, 2 नंबर पर जनसंख्या होनी चाहिए, 3 नंबर पर सरकार होनी चाहिए और 4 नंबर पर संप्रभुता होनी चाहिए। एक राज्य के लिए 4 तत्व होना आवश्यक है। निश्चित भूभाग होना चाहिए जो भारत के पास में था, जनसंख्या जो भारत के पास में है, सरकार जो भारत के पास में स्वयं की सरकार नहीं थी, और संप्रभुता, सरकार भी भारत में भारतीय लोगों के पास में थी लेकिन संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि आंतरिक स्तर पर भारत स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था और इससे पहले केवल ये एक ब्रिटिश उपनिवेश था। क्या था? ब्रिटिश उपनिवेश था।
और ब्रिटिश उपनिवेश के द्वारा इस पर शासन को स्थापित किया जाता था। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का मतलब है कि आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्या है नीति से लिया गया है। और 2 नंबर पर इसकी महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पर लोकतांत्रिक का मतलब लोकतंत्र मतलब जनता के शासन से लिया गया है। आपने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब देखा था, और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के अंतर्गत सर्वोच्च और अंतिम लोकतंत्र में जनता को माना था, और जनता के अंतर्गत जो शासन होता है, जिस शासन में जनता की पूरी भूमिका होती है, वह शासन लोकतंत्रात्मक शासन होता है। इसलिए ये लोकतंत्र हो गया। अब 2 नंबर की ये बात है गणराज्य। अनेक परीक्षाओं के अंतर्गत, बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणतंत्र और गणराज्य में क्या अंतर है। देखिए, गणराज्य का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष का मतलब राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद है। राष्ट्र का अध्यक्ष का मतलब जो राष्ट्र का सर्वोच्च पद है। अब राष्ट्र का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्र का सर्वोच्च पद भारत में राष्ट्र का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। तो ये जो राष्ट्र अध्यक्ष है, ये वंशानुगत न होकर के ये क्या होगा, ये जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। जनता के द्वारा क्या है, ये निर्वाचित होगा। और ये जनता के द्वारा निर्वाचित हो जाने के कारण, ये जो जनता के द्वारा क्या है, निर्वाचित होने के कारण इसको गणराज्य के नाम से जाना जाता है। गणराज्य का मतलब ये है कि शासन का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्राध्यक्ष, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। जाना ही बात समझ में? महत्वपूर्ण बात यह है, गणराज्य का मतलब क्या है, शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो और चाहे से अप्रत्यक्ष। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? गणराज्य कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इस पूरे बिंदु के अंतर्गत ये बात समझी, और यहाँ पर मुख्य बात ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र निर्णय लेने से नीति से है, और लोकतांत्रिक राज्य का मतलब जनता के द्वारा उपलब्ध शासन है, क्योंकि जनता सर्वोच्च और अंतिम होती है, इसलिए यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। और ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के, यहाँ वंशानुगत शब्द को हटा दिया गया, और यहाँ पर राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसको गणराज्य के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये क्या बन गया? गणराज्य बन गया। और गणतंत्र का मतलब होता है संविधान के अनुसार चलाया गया शासन। संविधान के अनुसार चलाया गया शासन गणतंत्र कहलाता है। तो विशेष रूप से 2 शब्द हैं, एक तो गणराज्य और दूसरा है गणतंत्र। गणतंत्र होता है संविधान द्वारा संचालित शासन। संविधान द्वारा शासन होता है, उसको हम किसका नाम देंगे? संविधान। इसको देंगे हम इसका नाम गणतंत्र का। और जहाँ पर सर्वोच्च, यहाँ पर ये जो शब्द है कि जनता द्वारा जो निर्वाचित किया जाएगा, उसको हम किसका नाम देंगे? गणराज्य का। तो भारत जो लोकतंत्रात्मक लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक गणराज्य के नाम से इसको स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार हमारे संविधान की जो दूसरी विशेषता है, वो विशेष रूप से ये ली गई है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, और ये भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताओं में माना जाता है। आगे बात समझ में? 2 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होगा गणराज्य का मतलब क्या होता है, और गणराज्य और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। इस बात में ये होगा लोक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से
क्या समझते हैं? छोटा प्रश्न भी आ जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? मतलब आंतरिक और बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, यानी आंतरिक और बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य मामलों में बाह्य शक्ति किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इस प्रकार का जो क्षेत्र होगा, इस प्रकार का जो क्या होगा, जो वातावरण होगा, उसको हम प्रभुत्व संपन्न के नाम से जानेंगे। इसलिए भारत, अब इसलिए क्या है, भारत एक गणराज्य है। प्रश्न आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि भारत एक गणराज्य है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपका ये भी आ सकता है, क्या 1947 से पूर्व भारत गणराज्य था? 1947 से पूर्व भारत एक गणराज्य नहीं था, क्योंकि उस पर किसका शासन था? ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था, ब्रिटिश का उपनिवेश था, इसलिए उसको गणराज्य नहीं कहा जा सकता है। भाई बात समझ में? इसके अलावा इसका जो दूसरा जो क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे देश के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य होने के कारण हम ब्रिटिश शासन के प्रति क्या है, सहानुभूति रखते हैं, और सहानुभूति रखने के कारण उसकी शासन व्यवस्था के लक्षण हमारी शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलते हैं। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत संस्थात्मक शासन प्रणाली है, और हमारे भारत में भी संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जो उनके आदर्शों को या उनके जो अनुकरणीय जो शासन व्यवस्था है उसको हमारी शासन व्यवस्था में स्थान दिया गया है, जो 1935 की शासन अधिनियम की अनुकरणीय विशेषताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा इसका जो दूसरा जो बिंदु है, समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान की विशेषताओं में ही सभी प्रकार के, ध्यान देना, सभी प्रकार के क्या आएंगे, सभी प्रकार के जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इससे साथ साथ में सम्मिलित करते जा रहे हैं, और आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखना। समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताओं में समाजवादी राज्य को भी क्या किया गया है, सम्मिलित किया है। देखिए, शुरुआत में जब भारतीय संविधान सभा ने जब हमारे देश के लिए क्या किया, संविधान तैयार किया। भारतीय संविधान सभा ने जब क्या किया था, भारतीय संविधान सभा ने जब भारत के लिए संविधान तैयार किया, तो उस संविधान के अंतर्गत समाजवादी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ध्यान देना, समाजवादी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और समाजवादी शब्दों का इस्तेमाल न करने के कारण यहाँ पर आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान में नहीं था, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, समाजवादी शब्द आएगा। और समाजवादी शब्द इसलिए आएगा क्योंकि समाजवाद इसको लेकर, अगर हम ये कहें कि संविधान शब्द में सबसे ज़्यादा अगर कोई विवादास्पद अगर कोई बिंदु था, विवादास्पद अगर कोई बिंदु था, तो वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद समाजवाद को लेकर था। क्योंकि समाजवाद को लेकर के क्या है, हमारे जो राजनेता थे, हमारे जो स्वतंत्रता के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद था, वो इसे ही पर्याप्त नहीं मानते थे। तो इसके लेकर क्या है कि विवादास्पद क्यों था, क्योंकि समाजवाद को लेकर के हमारे कुछ नेता अमेरिका की शासन व्यवस्था से, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत जो समाजवादी है उसको, और अमेरिका की समाजवादी जो नीति है, उस समाजवादी अमेरिका में और ब्रिटेन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर के
भारत के अंतर्गत जो क्या था, आदर्श था, क्योंकि दोनों देशों के अंतर्गत इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। तो लेकिन भारत की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, क्योंकि विवादास्पद क्यों है? क्योंकि एक तो क्या है ब्रिटेन में और दूसरा क्या है अमेरिका में। दोनों में क्या है, कौन सी है? पूंजीवादी। दोनों देशों के अंतर्गत ही क्या है, पूंजीवादी। और हमारा जो भारत का जो संविधान बनाने वाले जो नेता हैं वो इन दोनों से ही प्रभावित है। प्रभाव किनका है? इनका प्रभाव है। और इनका प्रभाव होने की वजह से जो भारतीय जो नेता हैं वो किन से है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर। लेकिन भारतीय जो पृष्ठभूमि है, भारतीयों की जो स्थिति है, वो स्थिति भारतीयों की जो स्थिति है वो स्थिति पूंजीवाद जैसी नहीं है। और पूंजीवाद जैसी न होने के कारण यहाँ ये स्थितियाँ हैं वो कौन सी नीति अपनाने के लिए हैं? समाजवादी नीति अपनाने के लिए हैं। इसलिए हमारे देश के जो कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी नेता हैं वो समाजवादी नीति को लेकर के बहस कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसको लेकर के हमारे संविधान सभा में काफ़ी बहस हुई है, और इसको ये जाना जा रहा है कि समाजवादी जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर के ही भारत में सभी को समान अवसर दिया जा सकता है और हमारे देश में सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, तो हमारे देश में हम सबसे पहले समाजवादी राज्य है। समाजवादी राज्य का मतलब सबको, सभी को समान अवसर प्रदान करना है। सभी को समान अवसर देने की जो नीति है उसका नाम क्या है? समाजवादी है। तो इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इस 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 शब्द अपनाए गए थे। कौन से अपनाए थे? एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। हाँ, बंद कर दें। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत जो समाजवादी जो शब्द है वो पहली बार कब जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ध्यान देना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत कितने शब्द जोड़े गए थे? तो आप बताएंगे 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवाद है, दूसरा पंथ निरपेक्षता है और तीसरा अखंडता है। आपको पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के अंतर्गत हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया? हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत पहली बार संशोधन किया गया था। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो उद्देशिका है उसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर हमारे देश के अंतर्गत प्रस्तावना में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और आज तक की करीब सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? प्रस्तावना में संशोधन कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन कब हुआ था? संशोधन के अंतर्गत जो समाजवादी जो नीति है वो सामाजिक न्याय के उद्देश्य को क्या करती है?
पूरी करती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है और करीब सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन था वो कब हुआ? 1976 में। कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। लेकिन हम केवल किसको लेकर के, इसको लेकर के बात कर रहे हैं, समाजवाद को लेकर के। और समाजवाद जो बिंदु है, समाजवाद का जो बिंदु है, ये समाजवाद भारत को एक क्या घोषित कर रहा है? समाजवादी राज्य घोषित कर रहा है। और समाजवादी राज्य का मतलब है कि समानता पर आधारित, सबको समान अवसर देने का जो नीति है उसको। और इसलिए ये ही क्या करती है, क्योंकि इसके बिना हमारे देश के अंतर्गत न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि वैसे भी भारतीय संविधान में जो क्या है, जो प्रस्तावना है उसको न्याय योग्य नहीं माना है, उसको वाद योग्य नहीं माना है। क्योंकि वाद योग्य होने के लिए क्या किया गया है, उसमें कानून की मूल धारणा के अनुसार कार्य करने का संकल्प लिया गया है। तो इस प्रकार विशेष रूप से समाजवादी राज्य एक विशेष परिवर्तन किया गया और इससे आधार पर समाजवादी राज्य को हमारे देश के अंतर्गत जो इस प्रकार की जो रणनीति है उसको अपनाया गया है। ध्यान देना, संविधान जो संशोधन है, विशेषकर ध्यान देना, संशोधन के संबंध में पढ़ रहे हैं हम, तो संशोधन जहां पर आ रहा है तो ये अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। और ये संशोधन करने के लिए क्या की गई है, ये जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका, ध्यान देना, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आप दिखेंगे दक्षिणी अफ्रीका से। कौन से अनुच्छेद में ली गई है? 368 में ली गई है। और समाजवाद का मतलब है सबको समान उद्देश्य करना, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच में जो क्या है, जो खाई है, उस खाई को दूर करने की जो नीति है उसको किसका नाम दिया गया है? समाजवाद। इसका मतलब है समाजवाद का मूल उद्देश्य है समानता की स्थापना करना। समानता की क्या करना है? स्थापना करना, इसका मूल उद्देश्य रहा है। इसके अलावा हम आगे देख रहे हैं, तो इस अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अब इसके अलावा भारतीय संविधान की जो आगामी जो विशेषता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान की जो अगली जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य को शामिल किया गया है। हालांकि हमने ये देखा कि भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है सामाजिक न्याय की स्थापना करना, ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना जिसकी वजह से भारतीय जो सामाजिक जो वातावरण है वो एक ऐसा वातावरण बने जो सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी विवाद पैदा नहीं हो। तो क्योंकि ये स्थिति हमारे संविधान निर्माताओं के मन में ऐसा विचार क्यों आया,
और ऐसा क्यों लगा कि भारत के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष का ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जिसकी वजह से धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो सके। आपको पता है कि ये जो हमारी जो पूर्व की जो भ्रांति है, आपने देखा कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रवाद चला, हम थोड़ी देर इसके संदर्भ में पूर्व की धारणा देख रहे हैं। भारतीय जो राष्ट्रवाद चला, उस भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो गांधी युग आपने पढ़ा, इस गांधी युग के अंतर्गत ध्यान देना, गांधी युग के अंतर्गत जो 1920 के अंतर्गत 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला, गांधी जी ने जो सबसे पहला जो सत्याग्रह चलाया वो कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। हिंदू और मुस्लिम एकता, इस मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किसका परिचय लिया? उन्होंने लिया खिलाफत आंदोलन का सहारा। खिलाफत आंदोलन का सहारा लिया है, क्योंकि उन्होंने खिलाफत जो आंदोलन, आपने पूर्व के अंतर्गत पढ़ा कि जो टर्की के अंतर्गत, ध्यान देना, टर्की के अंतर्गत जो खलीफा का जो पद है, और खलीफा का जो पद कहाँ पर है? मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु का जो सर्वोच्च क्या है? पद है। ध्यान देना, धर्मगुरु का जो क्या है? सर्वोच्च पद है, उसको इंग्लैंड सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? इंग्लैंड के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? नष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो टर्की में जो असंतोष फैला है, ध्यान देना, इस असंतोष फैला है, इस असंतोष का पूरा फायदा इन मुस्लिम लोगों का पूरा जो फायदा है, वो फायदा किसने उठाया? गांधी जी ने उठाया। इसलिए गांधी जी ने इस मुस्लिमों का सहारा लेकर असहयोग आंदोलन को लिए हिंदू मुस्लिमों की एकता को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम एकता उस समय तो बनी, लेकिन ये हिंदू और मुस्लिमों के बीच में तनाव की दीवार भी बन गई है। तनाव की दीवार भी बनी है, क्योंकि उसका उद्देश्य गांधी जी ने तो अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, लेकिन मुस्लिमों का आगे भविष्य में कोई उद्देश्य नहीं बना। इन मुस्लिमों का क्या नहीं हुआ? कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने क्या किया? वहाँ से मुस्लिमों में एक प्रकार को असंतोष की भावना देखने को मिली, और आगे जाकर के ये देखा कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, इसको लेकर के, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को लेकर के क्या किया जा रहा है? विवाद हो रहे हैं। और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर के जो विवाद हुए, उसके साथ साथ यहाँ पर भारत की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ एक तो शुरू में तो बीज यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद में जो आंदोलन होने के बाद में जो धीरे धीरे इनमें जैसे जागृति आना, उनके पिछड़ापन होना, उनकी अशिक्षा होना, उनके पास में जो अनेक प्रकार की क्या होना, जो बढ़ती जनसंख्या और गिरती स्थितियाँ, ये सारा का सारा दोष हमारी शासन व्यवस्थाओं पर या उनका उचित प्रतिनिधित्व न मिल पाना, ये सारी व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं? सारी की सारी व्यवस्था धर्म के आधार पर विवाद पैदा कर रही हैं। शुरू में जो पहले की जो रणनीतियां हैं वो धर्म के आधार पर विवाद पैदा कर रही हैं, जो जिहाद परवर्ती हैं, क्योंकि सल्तनतकालीन जो स्थितियां थी वो भी क्या है, उसमें भी शासन की जो प्रवृत्तियां हैं वो पूरी तरह से क्या मिल रही हैं? धर्म के आधार पर शासन। क्योंकि पहले जो शासन चलाया गया, पूर्व में जो शासन था वो किसके अनुसार चलाया गया? धर्म के आधार पर। और इस धर्म में सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही है भारत में, वो किनकी? मुस्लिम धर्म के लोगों की। उसके बाद में धीरे मुस्लिम धर्म के लोगों की धीरे धीरे कमजोरी आ गई, और उसके बाद में फिर भारत के अंतर्गत इस स्थितियों का मुगल काल का अंत हो गया। सल्तनत काल के अंतर्गत जैसे लोधी वंश चला था, इसके अलावा जो मुगल काल है
उसके बाद में फिर राजपूत वंश आ गया, और राजपूत वंश आने के बाद में भारत में प्रजामंडल वगैरह आकर के भारत में आज़ादी का दौर चल गया, और उसके बाद में एक लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना हो गई। तो इनके अंतर्गत जो एक स्थिति तो ये हो गई। अब परिस्थितियाँ क्या हैं, भारतीय परिस्थितियाँ, ध्यान देना, भारतीय परिस्थितियाँ ये है कि भारतीय परिस्थितियों के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत क्या है कि सभी धर्मों के निवास करते हैं। तो भारतीय परिस्थितियों में सभी धर्मों में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी सब आ रहे हैं, और सभी जो क्या है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता में अपना सर्वांगीण विकास की भागीदारी निभा रहे हैं। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात पर बल दिया कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के द्वारा ही धर्म पर होने वाले विवादों को क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। और इस प्रकार इन परिस्थितियों के कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के वातावरण को चुना, और धर्मनिरपेक्षता के वातावरण को उन्होंने किस आधार पर चुना कि उस समय के अंतर्गत जो यूरोप में दो मॉडल चल रहे थे। यहाँ पर संविधान निर्माताओं के पास में राज्य है और व्यक्ति है। अब व्यक्ति और राज्य ये दो चीजें हैं। व्यक्ति अब एक ये राज्य है, इस राज्य को इस व्यक्ति का क्या करना है, विकास करना है, लेकिन इसके बीच में ये दीवार धर्म की है। अब ये राज्य कैसे इस व्यक्ति का विकास करें कि वो धर्म की दीवार को तोड़ करके व्यक्ति की पहुंच बना ले। इसके लिए उसने क्या किया है कि व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को तो क्या दे दी, धार्मिक स्वतंत्रता, और राज्य को दे दी यहां पर क्या है, राज्य के धार्मिक स्वतंत्रता, और राज्य के द्वारा दे दी समानता। इसका मतलब ये है धर्मनिरपेक्षता। ये जो परिस्थितियां हुई, तनाव दूर किया उसने संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया, और इस दृष्टिकोण में सबसे कि राज्य सभी धर्मों को धार्मिक समानता, यहां पर धार्मिक समानता, राज्य की नज़र में सभी धर्म समान होंगे और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब राज्य के अपना धर्म नहीं है, राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, और व्यक्ति को अपने मामलों में पूरी तरह से क्या छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, व्यक्ति को पूरे मामलों में स्वतंत्र छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उनको उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो उपासना है, उसकी जो अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं, उसके लिए उसे स्वतंत्र छोड़ा है। इस प्रकार की स्थिति को संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करना उसका मूल उद्देश्य रहा, और इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहा है कि धर्म के आधार पर राज्य किसी प्रकार का कोई भी विवाद, किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसकी नज़र में सभी धर्म क्या हैं, समान हैं। तो राज्य ने धार्मिक समानता दी है और व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये धर्म की जो विसंगति आ रही थी, वो धर्म को लेकर के जो राज्य में जो क्या हो रहे थे, व्यक्तियों में जो तनाव हो रहे थे, जो राज्य में जो इस प्रकार की जो परिस्थितियां बन रही थी कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण क्या नहीं कर रहा था, विकास नहीं कर पा रहा था। इस विकास के कारण, इस विकास में धर्म को क्या किया, इस धर्म को समस्या का हल किया और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। क्या घोषित किया? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। आपको प्रश्न हमेशा ये पूछा जाएगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना न है, उसका धर्मनिरपेक्ष शब्दों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान रखने की बात प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है।
भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है। और 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इस नए शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इस संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया है, इस शब्द को क्या किया गया है, जोड़ा गया है कि पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर दूसरा एक समाजवाद था, दूसरा पंथ निरपेक्ष राज्य था। इसका मतलब ये यहाँ पर पंथ निरपेक्ष राज्य बना करके इसको, यहाँ देखिए उद्देश्य तो क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना, और शब्द कौन सा जोड़ा है, पंथ निरपेक्ष राज्य। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर पंथ निरपेक्ष ही क्यों जोड़ा, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा क्या है, रहस्य है। इसमें क्या रहस्य है? क्योंकि धर्म उद्देश्य तो क्या है, भारत को क्या बनाना है? उद्देश्य तो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना। और इसमें क्या किया है, प्रस्तावना में इस शब्द का, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द का यही धर्मनिरपेक्ष ही कर दिया। अब ध्यान दें, धर्म शब्द एक व्यापक है, धर्म एक जो शब्द है ये धर्म है, व्यापक है, जबकि पंथ एक संकीर्ण शब्द है। इसका मतलब है कि संविधान निर्माताओं को क्या करना है, संविधान निर्माताओं को धर्म पर उत्पन्न होने विवादों को क्या करना है, इन विवादों को, धर्म पर आधारित विवादों का क्या करना है, अंत करना है। अगर लोग धर्म की बात संविधान में लिख दें तो क्या किया जाएगा, धर्म तो देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध हैं, ये धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, ये धर्म है। अब धर्म के आधार पर जो विवाद होगा, नागरिक व्यक्ति धर्म के आधार पर विवाद नहीं करा तो किसके आधार पर विवाद कर लेंगे, पंथ के आधार पर। जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव और वैष्णव, ये दो पंथ हो गए। मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी, ये दो हो गए। सिख धर्म के अंतर्गत भी अलग अलग क्या हो गए, पंथ हो गए। सिखों के अंतर्गत उग्रवादी और उदारवादी, ईसाइयों के बारे में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी। तो ये अगर संविधान निर्माताओं का ये है कि अगर पंथ निरपेक्ष शब्द का ही क्या किया जाए, इस्तेमाल नहीं किया जाए, अगर इस संकीर्णता को ही नष्ट कर दिया जाए, अगर पंथ शब्द का ही, पंथ संकीर्ण शब्द है, छोटा शब्द है, इसके धर्म के जो विभाजन होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, पंथों के रूप में होते हैं। तो पंथों के आधार पर विवाद खत्म होगा तो धर्म का विवाद भी नष्ट हो जाएगा, और धर्म का विवाद नष्ट हो जाएगा तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या की जाएगी, स्थापना की जा सकेगी। और उसका एक केवल धर्म के आधार पर नहीं, वो एक भारतीयता के आधार पर उन्हें क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो ये भारतीयता के आधार पर जो अपनी पहचान है, धर्म के आधार पर पहचान नहीं है, भारतीयता एक नागरिकता के आधार पर जो पहचान है, उस पहचान के आधार पर एक भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने की क्या की है कि एक
संविधान निर्माताओं की जो बहुत ही दूरदर्शी सोच है, इस सोच को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और यहाँ पर साफ शब्दों में ये स्पष्ट किया है कि भारत का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है, जिसमें धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देगा और उसके नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अवसर उपलब्ध कराएगा। मतलब धर्म के आधार पर राज्य व्यक्ति के मामले में, धर्म के मामले, व्यक्ति के धार्मिक मामलों में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और सबको धर्म के आधार पर समान अवसर उपलब्ध कराएगा। तो स्वतंत्रता और समानता का जो अवसर उपलब्ध करा के उन्होंने क्या किया है, एक लोक कल्याणकारी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने पर जोर दिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि धर्म और पंथ में अंतर है। धर्म और पंथ में प्रस्तावना, उद्देश्य, मूल उद्देश्य, कई बार ये प्रश्न गलत आ जाता है, गलत कर देते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमारी प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द को कर देते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द उद्देश्य है, शब्द कौन सा है, पंथ निरपेक्ष। और ये कब इस्तेमाल किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इस शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। दैट्स ऑल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार भारत के संविधान की जो मूल विशेषता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इसका मूल उद्देश्य, यहाँ पर दो उद्देश्य है। एक तो है सर्वधर्म समभाव है, सर्वधर्म समभाव। समभाव है और सद्भाव, मतलब सर्वधर्म समभाव है कि एक जो भावना है सभी धर्मों का क्या हो, विकास हो, सभी धर्मों के प्रति क्या हो, एक सद्भावना हो, अच्छी भावना हो। उस भावना का मूल उद्देश्य यहाँ पर इसको स्पष्ट कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी क्या है, नैतिकता का प्रयोग है। और इस नैतिकता से, क्योंकि भारत के अंतर्गत सभी धर्मों का निवास है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी यहाँ पर आपस में क्या करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई अपनी पहचान नहीं होनी चाहिए और सबको क्या करना चाहिए, सभी अपने अपने धर्मों को अच्छी तरह से पालन करने का और उसको अपनाने का पूरी तरह से अवसर मिलना चाहिए। ये स्वतंत्रता देना ही क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। और इसके अलावा हमारे देश के अंतर्गत जो नियम है, मतलब जो राज्य के जो प्रभाव है, वो धर्म में किसी प्रकार का नैतिकता है कि राज्य में धर्म, विकास में धर्म कभी भी बाधा नहीं पड़ेगा। तो राज्य का मूल उद्देश्य यही है कि राज्य क्या करेगा, विकास के मामले में धर्म को कभी भी बाधक नहीं मानेगा। ये बाधा जो धर्म है, इस धर्म को किसी भी प्रकार से क्या किया जाएगा, इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा दृष्टिकोण होने के कारण इस नैतिकता, पवित्रता को अपनाने का भाव किया गया। इसकी जो आगामी जो विशेषता है, वो विशेषता है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में आगामी विशेषता आ रही है कठोरता और कठोरता व लचीलेपन कठोरता व लचीलेपन का समन्वय। बहुत ही अच्छी विशेषताओं में समझी जाने वाली बात है। और भारतीय परिस्थितियों को भांप करके और सही समय पर सही निर्णय लेने की एक प्रकार की जो नीति है, उस नीति को हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, अपनाया है।
और इसलिए अपनाया है कि अगर भारत के अंतर्गत इस प्रकार की क्या की जाती है, एक प्रकार की नीति अपनाई जाती है, तो भारत के अंतर्गत भारतीय संविधान को गतिशीलता मिलेगी, भारतीय संविधान के अंतर्गत सुदृढ़ता और मजबूती का आधार तैयार होगा। और वो तैयार इसलिए होगा क्योंकि इसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल होने की क्षमता पैदा करती है, क्योंकि भारतीय संविधान गतिशील होगा, परिवर्तनशील होगा। तो हमारे संविधान के अंतर्गत जो प्राचीनता और नवीनता है उसके बीच में समन्वय करने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो भारतीय संविधान ने कठोरता और लचीलेपन का समन्वय पैदा करके हमारे संविधान में स्थायित्वता प्रदान की है। स्थायित्वता का मतलब है हमारा संविधान स्थायी बना रहे। जैसे विश्व के और देश हैं, वहाँ पर एक बार संविधान बन जाता है और फिर वो असंतोष पैदा हो जाता है, फिर संविधान को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे कि चीन के अंतर देखिए, रूस के अंतर्गत देखिए, या तो राज्यों का विघटन हो जाता है या फिर संविधान को बदला जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार का जो अराजकता और अव्यवस्था का जो दौर होता है, इस दौर का मूल कारण यही होता है कि संविधान की गतिशीलता नहीं होती है, परिवर्तनशीलता नहीं होती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, इसके दोनों के लक्षणों को स्पष्ट किया है। क्योंकि भारतीय संविधान विश्व के देशों के संविधानों की जो अभूतपूर्व जो घटनाएं होती थी, उन घटनाओं से पूरी तरह से क्या थे, परिचित थे। और इस परिचित होने की वजह से ही उन्होंने इस प्रकार का जो दृष्टिकोण अपनाया, ये दृष्टिकोण अपना करके उन्होंने भारतीय संविधान की एक मूल आधार तैयार किया है। और उनमें सबसे पहले देखिए, हम देखें कठोरता। कठोरता का मतलब यहाँ क्या लिया गया है, कठोरता। विश्व का सबसे कठोर संविधान, अगर बात करें विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, कठोर संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है, तो वो सबसे ज़्यादा कठोर संविधान है अमेरिका का संविधान। विश्व का सबसे ज़्यादा कठोर संविधान है तो वो कहाँ का संविधान है, अमेरिका का। और विश्व का सबसे बड़ा अगर लचीलापन का संविधान है तो वो है ब्रिटेन का संविधान। छात्रों, इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको प्रश्न पूछे विश्व का सबसे कठोर संविधान, विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, अमेरिका का। और आपको पूछे विश्व का सबसे लचीला संविधान, विश्व का सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, लचीला संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का। भारत के संविधान में और भारत के संविधान में इन दोनों के संविधान, भारत के संविधान में इन दोनों के ही गुण मिलते हैं, क्योंकि वो कठोर भी है तो क्या है, लचीला भी है। यहाँ पर देखिए, अमेरिका के संविधान में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो किसको दिया गया है, न्यायपालिका को। कठोरता यहाँ पर कठोरता का मतलब यहाँ पर सुप्रीमो कमांडर बना दिया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर शक्ति सर्वोच्च, यहाँ पर सरकार में सर्वोच्च है तो वो वहाँ का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके पास में सुपर पावर है, ये सुप्रीमो है वहाँ पर। और यहाँ पर सुप्रीमो कौन है, यहाँ पर सुप्रीमो कौन है, वहाँ की व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका का मतलब वहाँ क्या है, संसद। ध्यान देना, ब्रिटेन के बने हुए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में ब्रिटेन के बने हुए कानून, अगर ब्रिटेन में संसद जो कानून बना दे उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
चुनौती नहीं दी जा सकती है। अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके पास में है? यहाँ पर अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके पास में है? केवल संसद की लाड सभा के पास में है। किसके पास में है? संसद की लाड सभा के पास में है। और यहाँ पर न्यायपालिका यहाँ पर जो बनाती है, जैसे यहाँ की जो सीनेट अगर काम करते हैं, यहाँ की जो सीनेट है वहाँ संसद कहा जा रहा है, और यहाँ की व्यवस्थापिका को यहाँ की जो व्यवस्थापिका है, ये व्यवस्थापिका को क्या नाम दिया गया है? कांग्रेस। इसका क्या नाम है? कांग्रेस। इसकी व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस। अब अगर कांग्रेस क्या करती है कि वहाँ क्या कर लेती है, कोई संविधान के विपरीत काम करते हैं तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उसके बने हुए कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। बने हुए कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। और इस न्यायालय की इस प्रकार की शक्ति को किसका नाम दिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन। इस प्रकार की न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान देना, न्यायिक पुनरावलोकन एक बड़ा प्रश्न भी है। न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं कि जब सीनेट कांग्रेस को अमेरिका के अंतर्गत या कहीं भी है, न्यायिक पुनरावलोकन भारत में भी अपनाया गया है, लेकिन ये कहाँ से अपनाया गया है? केवल अमेरिका से अपनाया गया है कि अगर व्यवस्थापिका के द्वारा बने हुआ कानून संविधान के विपरीत हो, किसके विपरीत हो? संविधान के विपरीत हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या कर सकता है? उसको रिजेक्ट कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। उसकी संविधान के अनुसार उसकी वैधता और अवैधता की जांच कर सकता है। इस प्रकार की जो दोबारा देखने की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। और ये शक्ति किसके पास में है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। ये किसके पास में है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। इसलिए इसके पास में संविधान मतलब व्यवस्थापिका सर्वोच्च न होकर के यहाँ पर सर्वोच्च कौन है? न्यायालय। और न्यायालय सर्वोच्च है, इसलिए क्या है? यहाँ का संविधान सर्वोच्च है। और संविधान सर्वोच्च है, इसका मतलब है संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो ये कहा है कि यहाँ विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें आज तक सबसे छोटा, ध्यान देना, सबसे छोटा विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। क्यों है? क्योंकि वहां पर संविधान में परिवर्तन जटिलता से होते हैं, सरलता से नहीं होते हैं। क्योंकि संविधान में परिवर्तन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उनके बने हुए कानून को अवैध घोषित कर देता है। तो ये कठोरता है, क्योंकि संशोधन क्या? कठोरता का मतलब आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। कठोरता का मतलब इससे लिया गया है कि उसमें परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता है। और ब्रिटेन के अंतर्गत जो संशोधन है, वो संशोधन करने के लिए संसद सर्वोच्च है, उसके बने हुए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब है कि न्यायालय के पास में जो पावर है वो इतना नहीं है कि वो संसद के बने हुए कानून को भी क्या करते हैं? रद्द करते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ तो है कठोरता और यहाँ पर क्या है? लचीलता। यहाँ पर कौन सा है? ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक की संसदात्मक शासन प्रणाली है, और यहाँ पर अमेरिका की लोकतंत्रात्मक की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। लोकतंत्रात्मक की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और यहाँ इन दोनों के समन्वय होने के कारण ही हमारे देश के अंतर्गत क्या किया गया है? संशोधन के, हमारे देश के अंतर्गत संविधान संशोधन, ध्यान देना, संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई है। संविधान संशोधन कौन से? अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, और इसके अनुसार 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। 1 नंबर पर संसद के
संसद के साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन, क्योंकि संसद साधारण बहुमत से ही परिवर्तन कर सकती है। 2 नंबर पर संसद के 2/3 बहुमत से होने वाले परिवर्तन। 3 नंबर पर संसद के 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों से माध्यम से होने वाला। तो देखिए यहाँ पर यहाँ कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, इसका मतलब है संविधान संशोधन की तरीके से आ रहा है। और संविधान संशोधन संसद के साधारण बहुमत के माध्यम से भी कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्य के नाम परिवर्तन करना, संसद के 2/3 बहुमत से नागरिकता के संबंध में कोई कानून बनाना, संघ सूची के विषय में या संघ सूची के विषय में कानून बनाना। तीसरा है संसद के 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के माध्यम से कानून बनाना। और इन तीनों के माध्यम से क्या कराना, कोई बहुमत से कानून बनाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा, ये दो देखिए, ये लचीलेपन का है, ये लचीलेपन का गुण है। ये शुरुआती गुण है लचीलेपन का। यहाँ पर थोड़ा कठिनता हुआ है और उस यहाँ आने के बाद में क्या हो गया, यहाँ आने के बाद में ये कठोरता का है। मतलब संसद क्या कर सकती है, कुछ संशोधन कर भी सकती है, लेकिन कुछ विशेष वो परिवर्तन नहीं कर सकती है। संसद वो परिवर्तन नहीं कर सकती है जो संविधान के बुनियादी ढांचे में हो। इसका मतलब है संविधान में बुनियादी ढांचे में किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय संविधान में सरलता और लचीलेपन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जो भारतीय संविधान की गतिशीलता, परिवर्तनशीलता और उसकी नवीनता का प्रमाण है। और ये नवीनता का प्रमाण ही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताओं में जाना जाता है। तो इसके अलावा हमने ये देखा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कठोरता का जो मिश्रण है, कि जो जैसे कि सरलता से, जैसे यहाँ पर संसद की सदस्यता से संबंधित है, इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत कठोरता और लचीले का समन्वय है तो कैसे है। तो आप ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं को अवगत कराएंगे और बताएंगे कि भारतीय संविधान में इन स्थितियों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो ध्यान देना, ये संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है और संशोधन की कठोरता के अपनाए गए जो तत्व हैं वो विशेषकर जैसे संसद पर संघ सूची के विषय में यहाँ पर कठोरता का विषय किससे लिया गया है,
ये कठोरता का विषय लिया गया है। जैसे समवर्ती सूची के विषय में दोनों राज्य मिलकर के काम करते हैं, समवर्ती सूची के विषय में ये दोनों राज्य मिलकर के काम करते हैं। और लचीलेपन का विषय है क्या है, संघ सूची के विषय में, जहाँ पर राज्य ही क्या होता है, संघ सूची। संघ सूची के विषय में जहाँ पर राज्य ही मिलकर के क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और ये कार्य दोनों के दृष्टिकोण को ही क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार कठोरता और लचीलेपन का अद्भुत समन्वय जो हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में देखा, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको हम विशेषकर ध्यान में रखेंगे। अब हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी मूल विशेषताओं के अंतर्गत देखेंगे, तो समय इजाज़त नहीं दे रहा और आप इस पर विशेष रूप से ध्यान रख कर के आप ये ध्यान रखेंगे। आगामी हम भारतीय संविधान की विशेषताओं में ये जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसको विशेष रूप से ध्यान रख करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।